कहने को इससे इश्क की तफसीर है बहुत, पढ़ ले तो सिर्फ आंख की तहरीर है बहुत। बैठा रहा वो पास तो मैं सोचती रही, खामोशियों की अपनी भी तासीर है बहुत। अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे से होंगे। आप सुन रहे हैं उम्मे ईमान काजी का लिखा हुआ खूबसूरत नॉवल सांसों के इस सफर में। उम्मीद करती हूँ आपको ये नॉवल ऑडियो की सूरत में बहुत पसंद आ रहा होगा। गाइस, अगर आपको मेरी ये काविश पसंद आ रही है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और इसे शेयर करना तो बिल्कुल मत भूलिएगा। चलें स्टार्ट करते हैं उम्मे ईमान काजी का लिखा हुआ खूबसूरत नॉवल सांसों के सफर में। ऑडियो बाय रजिया सुल्ताना, पार्ट 19। जी क्या कह रहे हैं आप? वो हैरत से बोली। मैंने कोई ऐसी मायूब बात तो नहीं की जो आप इतनी हैरान हो रही हैं? दूसरी तरफ उसने हैरान होकर कहा, नहीं, मायूब बात तो नहीं है अगर मुआशरे के हिसाब से देखा जाए, लेकिन हमारी फैमिली के हिसाब से देखा जाए तो शायद ये मायूब से भी भर कर बात हो, क्योंकि ऐसा हुआ नहीं कभी कि हमारे घर की लड़की कभी मंगेतर के साथ बाहर गई हो। आपने बात की तो मैंने भी कर ली, बारहा स्काइप पर बात हो चुकी है। मजीद अगर तसल्ली करना चाह रहे हैं घर आकर मिल ले, लेकिन बाहर नहीं, इजाजत भी नहीं मिलेगी और मैं खुद भी ऐसा नहीं चाहती, उसने अपने मखसूस अंदाज में कहा। बहुत अच्छी लगी मुझे आपकी ये बात, एहतियात पसंदी और आपके घर के असूल, लेकिन मैं जो आपसे मिलना चाह रहा हूँ इसमें कुछ ऐसी बातें हैं जो मैं आपसे अकेले में ही करना चाहता हूँ, सबके सामने नहीं। ऐसी कौन सी बातें हैं उमर? मेरा तो ख्याल है जितना जरूरी था मैंने आपके बारे में जान लिया और आपने मेरे बारे में, और फिर मोबाइल पर जब बात होती है हम अकेले ही होते हैं। अरे अरे रुक जाएं, अगर ऐसी ही खुशफहमी है आपको तो इसको दूर कर लें जनाब। इंसान से भर कर उलझी हुई गुत्थी ही कोई नहीं दुनिया में। हम तो बाज़ दफा अपने बेहद करीबी लोगों के साथ उम्र गुजार कर भी कुछ नहीं जान पाते, और आप कहती हैं कि आप मुझे जानती हैं। बहुत बड़ा दावा कर लिया है भाई आपने, और एक दोस्त होने के नाते मैं मशवरा दे रहा हूँ कि कोई कितना ही करीबी क्यों ना हो, आपका ना तो उसके बारे में कोई दावा करें ना ही उसके दावे पर यकीन करें। उमर अपनी बात के आखिर में संजीदा हुआ। जी बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप, शजर ने तायद की, और मेरे इतने दिन से आपसे बातचीत है, मैं तो दावा नहीं कर सकता कि मैं आपको जानता हूँ, उसने मजीद कहा। इसका मतलब है कि आप अपनी जात में कोई भेद छुपाए बैठे हैं। अब के वो मत भर कर बोली, अरे जनाब वही तो आश्कार करना चाह रहे हैं हम, और आप हैं कि एहतियात और असूल पसंदी के राग अलापे बैठी हैं, उसने गोया शिकवा किया। मैं फिर आपको भी जितना जानती हूँ उसी पर मुतमिन हूँ, बाकी उम्र पड़ी है एक दूसरे को जानने के लिए। शजर अब भी अपनी बात पर कायम थी। देख लें कहीं बाद में गिला ना करें आपके कि सब कुछ ना बताया। जब तकदीर से गिला नहीं किया तो फिर आपसे कैसा गिला? वो जैसे किसी सोच के जेरे असर बोली। मुझे तो लगता है कि आप भी अपने अंदर कोई भेद छुपाए बैठी हैं। वो जैसे कुछ सोच कर बोला तो शजर चुप रही। चलिए छोड़िए, आप तो परेशान ही हो गई मेरी बात से, फिर कभी खोजेंगे आपकी जात। इसरार, ये बताइए कि कुछ सोचा फिर मिलने के बारे में बाहर कहीं, या इसरार ला हासिल ही ठहरा मेरा? नहीं नहीं, मैं परेशान नहीं हुई, और ना ही मेरी जात में कुछ ऐसे इसरार हैं जिनको खोजने की आपको जरूरत पड़ेगी। मैं जैसी बाहर से दिखती हूँ यकीनन अंदर से भी ऐसी ही हूँ। बाकी रहा आपका इसरार तो आप घर आ जाइए, आप जो कहना चाहते हैं वो मैं सुन लूंगी, घर वाले भी खुश हो जाएंगे। चलें फिर ठीक है, मैं आता हूँ। कल शाम परसों दोपहर की फ्लाइट से मुझे फिर जाना है, एक जरूरी मीटिंग के लिए आना पड़ा, वरना मेरा एग्रीमेंट 2 साल का है, उसने बताया। शजर ने ओके कहकर एक दो बातों के बाद कॉल मुनक़ता कर दी थी। मेरी हालत पर रहम खाओ फैसल, और कुछ नहीं तो इतना ही सोच लो कि मैं तुम्हारी कजन हूँ। मेरे साथ ऐसा मत करो, अल्लाह के वास्ते मान जाओ कि शजर तुम्हारी किस्मत में नहीं है। अब उसका रिश्ता हो चुका है और शादी होने वाली है। पिछली सारी बातें भुला दो। मैं तुम्हें जेवर पैसा जो कुछ कहोगे देने के लिए तैयार हूँ, मगर प्लीज तुम ये जिद छोड़ दो, वो रोकर इल्तजा कर रही थी। शजर भी तो तुम्हारी कजन थी आयत, मोहत की बीवी बनने वाली थी। तुमने सोचा था, तुमने रहम खाया था जो मैं खाऊं, और तुम मुझे क्यों ब्लैकमेल समझती हो, जो जेवर रुपए पैसे के लालच दे रही हो? आयत बीबी मोहब्बत की है,
میں نے मोहब्बत, वैसे ही मोहब्बत जैसी तुम अपने इस मोहत से करती हो। और अगर तुम्हें याद नहीं तो मैं याद दिला देता हूँ कि शजर की तरफ मुझे मुतवज्जा करने वाली भी तुम ही थी। उसकी तरफ से पहला पैगाम और पहला गिफ्ट भी तुमने ही ला कर दिया था मुझे। अब अगर शुरू से सारी कड़ियां मिलाने बैठूं तो समझ में आता है कि तुमने ये सब कुछ एक सोची समझी स्कीम के तहत किया। शजर तो कभी मेरी तरफ मुल्तफत थी ही नहीं, वो जहर खुंद लहजे में बोला। मेरी बात सुनो तुम पहले, वो गिराया। मैं तो तुमसे पहले ही कह चुका हूँ कि आज तुम मुझे इजाजत दो। मैं आज सब कुछ अपने हाथ में लेकर अपनी मर्जी के मुताबिक कर लेता हूँ। जैसा तुमने किया था, मुझे यकीन है कि मुझे सिर्फ एक मुलाकात तुम्हारे ससुराल वालों से बाशमूल मोहर से करनी पड़ेगी और सिर्फ एक मुलाकात शजर के होने वाले शोहर से। जैसे ही सारा कच्चा चिट्टा खुलेगा, दोनों फरीकैन शजर को आराम से मेरी दुल्हन बना देंगे। ये तो मैं बार बार इसी कजन होने का मार्जन ही दे रहा हूँ तुम्हें। नहीं नहीं फैसल, अल्लाह के वास्ते ऐसा कुछ मत करना। मैं बहुत मोहब्बत करती हूँ मोहत से। मैं उसके बच्चे की माँ भी बनने वाली हूँ। मोहत फौरन मुझे तलाक दे देगा। वो बेतहाशा रो रही थी। मुझे शजर मिल जाए, मैं सब कुछ भूल जाऊंगा। तुम गलती से भी मेरे मुंह से दोबारा ये जिक्र नहीं सुनोगी। वो खुद गर्जी की इंतहा पर था। अच्छा, मुझे थोड़ा वक्त दो, मैं कुछ सोचती हूँ, लेकिन वादा करो कि इस दौरान तुम कॉल या टेक्स्ट करके मुझे परेशान हरगिज नहीं करोगे। वो संभलते हुए बोली। कितना वक्त? 15 दिन, लेकिन तुम मुझसे राब्ता नहीं करोगे। ओके डन। पूरे 15 दिन बाद मैं तुम्हें इसी वक्त दोबारा कॉल करूंगा, कहकर उसने राब्ता मुनक़दा कर दिया था। अल्लाह करे तुम मर जाओ फैसल, वो अजियत से आंखें मीच कर बोली थी। हम समझे थे तुमने हमें माफ कर दिया है। आंखें खोलते ही उन्हें वो अपने पास नजर आई थी। आज उसकी आंखों और चेहरे पर अजीब सी उदासी और हुज़न बिखरा हुआ था। माफी? वो इस्तहज़ाहिया मुस्कुराई। कितना खूबसूरत अदल है ना परवरदिगार का अम्मा जहां के जिसका दिल दिखाओ, जिसके कर्जदार हो दुख बांटने के, उससे माफी मांगो तो ही माफी मिलेगी, वरना अल्लाह भी माफ नहीं करेगा। ये और ऐसे कई खूबसूरत असूल जो उसने जिंदगी गुजारने के लिए मुकर्रर किए हैं, उन्हीं पर तो इंसान चौंकता है, फंसता है। वरना आप जैसे जोरावर जालिम लोगों के हाथों में इंसाफ का तराजू होता तो खुद साख्ता भाव ताव करके एक पल में बरी करा लेते खुद को। वो आंखों में आंसू लिए अम्मा जी से लेकर अब्दुल हनान तक से माफी मांग लिया आपने। ऐसे में आपने ये कैसे समझ लिया मैंने भी आपको माफ कर दिया होगा? उसके आगे झुकते हुए कहा। अम्मा जहां ने सहम कर आंखें बंद कर ली। आपने सुना और पढ़ा होगा कि आंख के बदले आंख, कान के बदले कान और जान के बदले जान। आखिर को बहुत पढ़ी लिखी हैं आप, लोगों को अपने इल्म से फैज देती हैं। वो तंजिया मुस्कुराई तो अम्मा जहां ने आंखें खोल दी। तो तुम हमें मारो मुंतहा, हम तो कब का कह चुके हैं कि हमें मारो, शायद ऐसे ही हमारी माफी मुमकिन हो जाए। वो बेबसी से रोते हुए बोली। यही तो मैं नहीं चाहती अम्मा जहां कि आपको सुकून मिले, आपको माफी मिले। अरे आप जैसे लोगों को तो कयामत तक तड़पते रहना चाहिए, सुकून के लिए, माफी के लिए। नहीं नहीं, उसकी नफरत सहारना उनके बस में ना था। उसकी तजवीज करदा सजा के बारे में सुनना वो तरप तरप कर रो रही थी। क्या हुआ? बड़ी दादी उनके कमरे में दाखिल होती युशरा लपक कर उनके पास आई थी। आज वो बहुत दिन बाद घर पर था, मगर हैरत की बात तो ये थी कि 2 बजे घर आने के बाद युशरा ने 2:30 बजे उसे खाना ला कर दिया था और फिर 2:45 बजे चाय, और अब 5:30 होने वाले थे। वो हनूस गायब थी और न जाने क्यों उसे इस तरह गैर मौजूद पाकर अजीब सी बेचैनी महसूस कर रहा था। वो उसे अपने पास, अपने इर्द गिर्द देखना चाह रहा था और जैसे ही अपनी इस सोच पर ध्यान दिया उसे खुद पर भी गुस्सा आया और उस पर भी, और उसका नतीजा ये निकला जैसे ही वो कमरे में दाखिल हुई वो उस पर उलट पड़ा। कहाँ थी तुम? मैंने कहाँ होना था अम्मा जहां के पास। उसके तीखे चतून देखकर वो हैरानी से बोली। क्यों? तुमने ठेका ले रखा है घर भर का या तुम्हारे मोहताज हैं सब इस घर में? तुम ये साबित करना चाह रही हो? क्या हुआ? मजाज क्यों बरहम है? वो रसान से बोली कि साहिब बहादुर के पल पल बदलते मूड की अब वो आदी हो गई थी। जवाब में वो होंठ बींचे चुप बैठा रहा। कोई काम था? कुछ चाहिए?
अभी इतना मोहताज नहीं हुआ कि कुछ चाहिए हो तो तुम्हारा इंतजार करता रहूं। वो तलख हुआ। युशरा तवील सांस लेकर रह गई। अच्छा चलिए ये बताइए कि चाय लेकर आऊं आपके लिए। अम्मा जहां की तबीयत ठीक नहीं थी। ताई सुल्ताना अपने भाई की तरफ गई हैं और अम्मा जहां को अकेले छोड़े तो अजीब सी हालत हो जाती है उनकी। बस उनके पास ही बैठी थी। वो सिंगार मेज के पास आई, कैचर निकाल कर रखी, फिर बालों को ढीले से जूड़े में लपेटती उसके पास आई। बताया नहीं आपने कि चाय लाऊं? उसके तुंद रवैये के जवाब में उसका अंदाज फिर भी नरम ही था। नहीं, बैठो, मुझे तुमसे बात करनी है। बात नहीं की गई, गोया पत्थर लड़खाए गए थे। युशरा दिल ही दिल में उलझती उसके सामने बैठ गई और तकिया उठाकर गोद में रख लिया। जी कहिए। अम्मा जहां एक बीमार खातून हैं और बीमार और बुजुर्ग लोग आम लोगों की निस्बत ज्यादा तवज्जो के तालिब होते हैं और यकीनन जिंदगी के हर रवैये को भी आम लोगों से ज्यादा महसूस करते और रद्द-ए-अमल देते हैं। ये जो तुम अब हमदर्दी के डोंगरे भर भर कर इन पर बरसा रही हो, तो क्या तुमने कभी बैठकर समझने की कोशिश की है कि तुमने यहाँ हमेशा नहीं रहना, यहाँ से चले जाना है। तो वो जब तुम्हारी आदी हो जाएंगी तो फिर कैसे सरवाइव कर सकेंगी। मैंने आपसे पहले भी कहा था इस हवाले से हमारे दरमियान अब कोई बात नहीं होगी और आपने वादा भी किया था, लेकिन अब आपने बात छेड़ ही दी है तो मैं आप पर वाज़िया कर दूं कि एक ही घर में रहते हुए मैं एक बीमार, लाचार और बिस्तर पर पड़ी बुजुर्ग की ऐसी टिपिकल हालत देखकर चुप करके नहीं बैठ सकती, क्योंकि मैं ना तो आपकी तरह खटोर हूँ ना दुनिया से बेजार। उसकी इन अल्फाज में तारीफ पर वो तिलमिला गया था। लेकिन मैं ये भी बता दूं कि मैं इनको इस हालत में छोड़कर तो हरगिज नहीं जा रही, और जब जाऊंगी तो यकीनन कुछ ना कुछ ऐसा ही करूंगी कि वो मेरे बगैर भी अच्छी तरह सरवाइव कर सकें। इसलिए आपको कम अज कम इस फिक्र में खुलने की हरगिज जरूरत नहीं। वो भी जल भून कर बोली और गोद में रखा तकिया उठाकर घूमकर बेड की दूसरी जानिब आई और अपनी साइड पर लेटकर पाँव के पास रखी चादर गुस्से में खींचकर सर तक तान ली। क्या मुसीबत है यार, पता नहीं मैं क्या कहना चाह रहा होता हूँ, क्या कह जाता हूँ। वो जैसे अपनी ही उलझन में था। जालिम, संगदिल, खटोर, बुज़दिल इंसान कहाँ से लगता है। इसकी किसी बात या रवैये से उसने मुझसे बकौल उसके टूटकर मोहब्बत की और एक दुनिया से टक्कर लेकर मुझे अपनाया। चादर में मलफूफ दूसरा वजूद क्लिस कर सोच रहा था। ये क्या कह रही हैं भाभी? आमना के अंदाज में हैरत ही हैरत थी। नाइमा भाभी ने अफसुर्दा अंदाज में सर इस बात में हिलाया और सरगोशी के अंदाज में बोली, आहिस्ता बोलो, किसी ने सुन लिया तो कयामत आ जाएगी इस घर में। मैंने खुद भी उठते उठते कहीं से ये बात सुनी थी और जैसे ही मैंने जमील से इस मामले पर बात की वो तो हत्ते से अकड़ गए। ना सिर्फ सख्ती से डांटा बल्कि मुझ पर हाथ भी उठाया। फिर जब जब मैंने ये बात करने की कोशिश की, मुंह की खाई। दोनों घर का माहौल खराब रहा। वो अफसुर्दा सी बोल रही थी, क्या आपने उनको देखा था? उसके अंदाज में इश्तियाक था। नहीं, मेरी शादी से 1.5 साल पहले की बात है। वो तवील सांस लेकर बोली, आप अब मुझसे क्या तवक्का करती हैं? वो नाइमा को देखकर बोली, तुम आ गई हो ना आमना। मुझे उम्मीद है कि अब हम दो हैं तो हो सकता है अब हम अपनी बात मनवा सकें और किसी हकदार को उसका हक दिलवा सकें। वो ठीक है भाभी, लेकिन कैसे? आपने खुद बताया कि इस घर में उनका जिक्र तक ममनून है और खाला अनायत भी माँ होकर भी उनका जिक्र तक नहीं करती। आमना के अंदाज में उलझन थी। देखो आमना, बुरा मत मानना मेरी बात का, लेकिन तुम खुद सोचो कि जो कदम जलाल ने उठाया वही इस घर के बेटे ने भी उठाया। लेकिन ये कहाँ का इंसाफ है कि बेटे के लिए जिंदगी गुजारने और बरतने के असूल, बेटी के लिए और असूल। जलाल को फिर से घर में जगह मिल गई और दिल में भी, मगर वो बेचारी जिसने इंतहाई मजबूरी में उसी वक्त ये कदम उठाया जब कोई दूसरा रास्ता नहीं था इन लोगों के पास। तब उस लड़के के माँ बाप ने दोनों का निकाह अपनी रजामंदी और सरपरस्ती में कराया, और मैंने तो ये भी सुना है कि साल भर वो बेचारी आती रही, माफिया मांगती और मिन्नतें करती रही कि उसे माफ कर दिया जाए। वो तो जमील ने धमकी दी थी, अब अगर वो इस दहलीज पर फिर आई तो वो उसको जिंदा ना छोड़ेंगे और उसके शोहर को। तब जाके वो खौफजदा होकर पलट कर नहीं आई।
तौबा, संग दिली है ये तो सरासर। आमना झरझरी लेकर बोली, हाँ, लेकिन उसने देखा है कि जलाल ने तालीम हासिल की, पढ़े लिखे माहौल में रहा है, तो उसकी सोच का अंदाज और नजरियात अपने भाई और अपनी माँ से मुख्तलिफ हैं। तुम कोशिश करो जलाल को मनाने की, ताकि वो अपने माँ और भाई से बात करे और उनको मनाने की कोशिश करे, क्योंकि मुझे पता चला है कि उसके सास और ससुर अब इस दुनिया में नहीं रहे। खावंद बीमार है और नहायत लाचारी की जिंदगी बसर कर रहे हैं, दोनों मियाँ बीवी 3 बच्चों के साथ। मैं बावजूद चाहने के भी उनकी मदद नहीं कर पा रही हूँ। नाइमा, जो यकीनन अच्छे दिल की मालिक थी, उदासी से बोली, बिल्कुल ठीक कह रही हैं भाभी आप। आज से मुझे भी अपने साथ इस मुहिम में शरीक पाइएगा। और बहुत बार हम कजन्स में बहुत से मसाइल पर आपस में बहस हो जाया करती थी, जिनमें से कुछ बातें ऐसी थी जो वक्त गुजरने के साथ साथ खुद ही समझ में आती चली गई। जिनमें सबसे अहम बात तो ये थी कि सजदे करके पेशानी क्यों ना जख्मी कर लो, मालिक तो तब ही राजी होगा जब उसकी मखलूक को खुश करोगे। हम हैं कि महीने में भले 10 कुरान पाक खत्म कर लें, 1 महीने का राशन अपने गरीब भाई के घर डलवाने का ख्याल तक हमारे दिल में नहीं आता। एक पल में किसी की दिल शिकनी करके अगले पल हम मुसल्ले पर रब के हजूर पेश हो जाते हैं, ये सोचे बगैर कि रब कैसे राजी हो सकता है। जब तुम उसके बंदे को रुलाकर उसका हक मारकर उसके हजूर सर सुजूद होने आए हो, वो अफसुर्दगी से मजीद बोली, ऐसे ही हमारी सास हैं, ऐसे ही शायद हम और हम में से बहुत से लोग जो जिंदगी के मसाइल से परेशान होकर सिर्फ यही सोचने में उम्र गुजार देते हैं कि हम अपनी जिंदगी से मुत्तमिन क्यों नहीं हैं, अल्लाह क्यों नाराज है हमसे। असबाब पर नजर डाले बगैर कि जब हकदार को हक से महरूम करेंगे तो बेसुकूनी तो आएगी। जो मुयस्सर है इस पर कामयाब होकर शुक्र करने की बजाय ना होने के पीछे भाग भाग कर ना शुक्री करेंगे तो नेमतों से महरूम तो कर दिए जाएंगे ना। तुम भी मेरी तरह ही सोचती हो आमना, लेकिन अजर तो तब है ना जब हम अपनी सोच को अमल में लाएं, इससे किसी को फायदा पहुंचाएं। जी भाभी, ऐसा ही है। मैं जलाल से जरूर बात करूंगी। आप भी जमील भाई से दोबारा इस बारे में जिक्र कीजिएगा। मुझे यकीन है कि हम एक दिन इस घर की बेटी पर इस घर के दरवाजे खुलवाने में कामयाब हो जाएंगे, इंशाल्लाह आमना, इंशाल्लाह। नाइमा के लहजे में एक अज़म था। पूरा घर ही फाल था कि आज शजर का मंगेतर घर में पहली बार आ रहा था। मेहमान नवाजी इस घर की खास रवायतों में से एक थी, और यहाँ तो था ही घर के दामाद का मामला, वो भी पहली बार। सो अम्मा जी ने सबके जिम्मे ही मुख्तलिफ काम तफवीज कर दिए थे। उमैर ने आना तो पूरे 6 माह बाद था। कारोबारी सिलसिले की वजह से उसे सिर्फ चंद दिन के लिए पाकिस्तान भेजा गया था, और उसने पहली फुर्सत में शजर से मिलने की ख्वाहिश का इजहार कर दिया था। शजर ने बाहर तो मिलने से इनकार कर दिया था, सो उसे घर आना पड़ा था। मजे की बात तो ये थी कि जहां घर के बाकी लोग उससे मिलने के मुश्ताक थे, वहीं आयत भी उमैर से मिलने के लिए पुरजोश थी। वो उमैर से मिलकर अपना घर बचाने की आखिरी कोशिश करने वाली थी कि अब उसके सिवा कोई चारा ना बचा था कि वो इसी को झूठी सच्ची कहानी सुनाकर शजर से इस हद तक बदजन कर दे कि खुद ही शजर से शादी से इनकार कर दे। उसके लिए वो या तो उमैर से अकेले में मिलना चाहती थी या किसी तरीके से उसका नंबर हासिल करना चाहती थी। सो नाश्ते के बाद ही तैयार होकर लाउंज में आकर बैठ गई थी, और अब वहां बैठे बैठे सबकी मसरूफियात का जायजा लेने के साथ सोच रही थी कि वो उमैर से क्या कहेगी और कैसे कहेगी, जबकि उसकी सोच के बरअक्स बाकी घर वाले आज उसको रूटीन की तरफ लौटता देखकर खुश और मुत्तमिन थे कि कितने दिन बाद वो अपने कमरे से बाहर निकली थी। और देखने वालों ने हैरत से ये मंजर देखा था कि उमैर का इस्तकबाल सबसे पहले आयत ने ही किया था, और लम्हों में ही उससे बेतकल्लुफ भी हो गई। अम्मा जी और बाकी बड़ों के आने तक वो उमैर से उसका नंबर ले चुकी थी। सो अपना मकसद पूरा होते ही उसने अपने कमरे की राह ली थी। शजर, चलो ना, अम्मा जी बुला रही हैं। वो बिल्कुल खामोशी अपने कमरे में बैठी थी जब फजर उसे बुलाने आई थी। मैं पता नहीं क्यों फजर, मेरा दिल कुछ अजीब सा हो रहा है, वो बेबसी से बोली। चलो भाई, अम्मा जी अभी तुम्हारा मूड ठीक कर देंगी, और प्लीज ये रोने शक्ल बिल्कुल भी अच्छी नहीं लग रही। ये ना हो लड़का ऐसी लड़की सड़ी हुई शक्ल देखकर बुदक जाए।
फजर बिगड़ कर बोली कि उसे शजर पर अपने मेकअप लुक वाले मेकअप की मेहनत अकारत जाती नजर आ रही थी कि वो उसे रोई रोई भी लग रही थी इस बात पर कि उसकी क्लास लेने का इरादा वो किसी और वक्त पर मोखर करते हुए उसे लेकर ड्राइंग रूम में चली आई जहां वो अम्मा जी के साथ बातों में मसरूफ था। उसे देखकर गुफ्तगू को कुछ देर का ब्रेक मिला और उमैर उसके एहतराम में खड़ा हो गया था। उमैर के इस अमल पर अम्मा जी तो नहाल ही हो गई थी। अच्छा बच्चे तुम दोनों बातें करो, मैं जरा खाना लगवा दूं। जैसे ही सब ऑफिस से आते हैं इकट्ठे खाना खाते हैं। अम्मा जी फजर को इशारा करती उठ खड़ी हुई। पता नहीं क्यों शजर कि इस पल अम्मा जी की ये बात अच्छी नहीं लगी थी। कैसी हैं आप? वो अपने मखसूस दोस्ताना अंदाज में बोला। मैं बिल्कुल ठीक, आप सुनाएं कैसे हैं? देख लीजिए जनाब, आपके सामने हैं, वो शोखी से बोला तो शजर को अपने अंदर एक अजीब से खालीपन का एहसास हुआ। मैं सोच रहा हूँ कि सबसे पहले वो बात कर लूं जिसके लिए मैं आपसे अकेले में मिलना चाह रहा था, वो संजीदगी से बोला। शजर मुंतजिर नजरों से उसे देखने लगी। उमैर हाथों की उंगलियों को आपस में फंसाए सोच सोच कर बोलने लगा। कैसी हैं अम्मा आप? कैसी हालत बना ली है आपने? बहुत दिनों बाद बड़े ताया अम्मा जहां के पास आए थे कि कुछ साल से दुकान का काम अजमल को सौंपकर वो ज्यादातर तबलीगी दौरों पर मुख्तलिफ शहरों में रहते थे। घर में कई कई माह के बाद चक्कर लगता तो कयाम नहायत कलील होता था। वो ज्यादा वक्त मस्जिद में गुजारते थे। इस कयाम के दौरान या घर पर होते तो मुराकबे में ही रहते थे। सो अम्मा जहां की हालत देखकर हैरान ही तो रह गए थे। बस करो अब्दुल समद, दर दर की खाक छानना, हमें और इस घर को अब तुम्हारी जरूरत है, वो बामुश्किल बोल रही थी। अम्मा जहां, अल्लाह सलामत रखे आपको। दीन की तरवीज के लिए सफर भी तो आपके हुक्म से ही इख्तियार किया था। अब भी तो सफर की इब्तिदा है। आपकी दुआ चाहे बस और आप घर संभाले बैठी हैं। जिस एहसन तरीके से मैं घर पर रहूं तब भी वैसे नहीं संभाल सकता जैसे आपने संभाल रखा है। बस दरख्वास्त यही है कि अभी वापसी का मत कहिए, अभी तो बहुत काम करना है, वो आजिज़ी से बोले। मैंने अजमल को कहा है वो डॉक्टर साहिब को ले आए, अगर हॉस्पिटल ले जाना पड़े तो वहाँ ले जाएं, टेस्ट वगैरह कराएं। आखिर इतनी कमजोर क्यों हो गई हैं आप? मुझे तो सही मायनों में तशवीश हो रही है। मैं खुद डॉक्टर साहिब से मिलकर तसल्ली करना चाहता हूँ, वो कदरे फिक्रमंदी से बोले। असल में अम्मा जहां ने सख्ती से सुल्ताना ताई और घर के बाकी अफराद को मना कर दिया था कि उनकी बीमारी के सिलसिले में अब्दुल समद साहिब को कुछ भी ना बताया जाए कि परदेश में वो कर भी क्या सकते हैं सवाए परेशान होने के। परेशान मत हो अब्दुल समद, अब आगे हो तो देखना हम कैसे जी उठेंगे। यूं समझो तुम्हें बुलाने का बहाना ही है और रोके रखने का भी कुछ दिन। तुम्हारे दीन से मोहब्बत देखकर उसकी तरवीज की राह में रुकावट नहीं बनते, लेकिन कुछ दिन हमारे पास रुक जाओ। वो इतना कहने में थक गई थी। अब्दुल समद साहिब की तरफ झुके कुछ आयात पढ़कर उन पर दम करते रहे। उनका माँ की हालत देखकर दिल भर आया था। ये उनकी वो आन बान वाली अम्मा जहां तो ना थी जिन्हें कुछ माह कबल वो छोड़ कर गए थे। आखिरी बार वो मुंतहा के जनाजे पर आए थे। कितनी ही देर वो दरवाजे में साकत खड़ी उनको देखती रही थी। अगर वो ख्वाब था तो वो उम्र भर इसी ख्वाब को देखते रहना चाहती थी, और अगर वो हकीकत थी तो उसे अपनी खुशबख्ती पर यकीन क्यों नहीं आ रहा था। भाई, कितनी ही देर बाद उसके मुंह से निकला था। आमना अपनी आंखों को नम होने से ना रोक पाई थी। अंदर आने को नहीं कहोगी? जलाल ने उसके सर पर हाथ रख कर कहा तो नाज बौखला कर एक तरफ हो गई। वो दोनों अंदर आए थे। एक कमरे में मुश्तमिल वो करीबन 2 मरले का मकान था। छोटे से कमरे में 2 चारपाइयां पड़ी थी। एक पर लेटा हुआ कमजोर सा मर्द यकीनन उसका खामन था, जबकि दूसरी चारपाई पर 1-2 साल का बच्चा सो रहा था और 2 बच्चियां नीचे बैठकर कुछ खेल रही थी। अब शौक और हैरत से आने वाले मेहमानों को देख रही थी। जलाल का दिल दुख से फटने लगा। बहन की ऐसी हालत देखकर उसे रह रह कर अफसोस हो रहा था
जबकि कुछ दिन पहले तक वो भी जमील और अनायत बी का हम नवा था, जिनका कहना था कि नाज उनके लिए मर चुकी है और वो दोनों से बद दुआएं देते थे कि वो कभी खुश नहीं रह पाएगी। वो मुत्तफिक होता कि वाकई माँ बाप की इज्जत खाक में मिलाने वालों को मार ही जाना चाहिए, और जमील तो बकायदा कसम उठाकर कहता था कि जिस दिन वो उसे नजर आएगी उसे मार देगा। क्या हुआ है इसे? वो बामुश्किल खुद पर जब्त करके बोला। एक्सीडेंट हुआ था, बहुत बुरा। सास ससुर इसी में चल बसे। बस उनकी रीढ़ की हड्डी को नुकसान पहुंचा था। ऑपरेशन से उठने बैठने के काबिल तो हो गए, मगर कोई काम नहीं कर सकते अब। वो आंखों में आंसू भर कर बोली। इसी दौरान उसके खामद की भी आंख खुल गई थी। उनको देखकर उठने की कोशिश करने लगा। अरे भाई लेटे रहो, मत उठो। उसके सलाम का जवाब देकर जलाल उसके पास आया और नरमी से कहते हुए उसे दोबारा लुटा दिया। गुजर बसर कैसे होती है? अल्लाह मुसब्बिबुल असबाब है भाई। घर छोटा है लेकिन अपना है, नजदीक फैक्ट्री से काम ले आती हूँ। सिलाई का भी कुछ ना कुछ हुनर हाथ में है। शुक्र है इस पाकजात का कि उसने कभी भूखा नहीं सुलाया। उसके शुक्र और सब्र पर वो दोनों हैरान ही तो रह गए थे। ये तुम्हारी भाभी है नाज, मेरी बीवी आमना नाम है, और ये अगर ना होती तो शायद अभी कुछ अरसा मैं भी इसी सोच और बेखबरी में गुजार देता जिसमें अम्मा और भाई गुजार रहे हैं। उसकी और नाइमा भाभी की कोशिशों का ही नतीजा है कि आज मैं तुम्हारे सामने हूँ। और तुम फिक्र मत करो, मैं खुद शकील को डॉक्टर के पास लेकर जाऊंगा और तुम आज ही फैक्ट्री से जवाब दे आओ। मैं इतना तो नहीं कमाता कि तुम्हारे लिए पैसे की रेल पेल कर दूं, लेकिन इतनी कम भी नहीं है कि मेरी आमदनी कि अपनी बहन के आरे वक्त में उसकी मदद ना कर सकूं। नहीं नहीं भाई, आप आ गए, मेरे लिए यही बहुत है। मेरे भाई और माँ खुश और सलामत रहें, इससे बढ़कर कुछ नहीं चाहिए मुझे। और भाभी, आपके शुक्रिया के लिए तो मेरे पास अल्फाज ही नहीं हैं। नाज रो रही थी। अरे इसमें शुक्रिया कैसा भाई, बहनों का हक होता है अपने भाइयों पर, कोई एहसान नहीं है। अगर वो तुम्हें कुछ देंगे तो। आमना ने उसको गले से लगा लिया था। इधर आओ बच्चों, देखो देखो मैं आपके लिए क्या लाई हूँ। आमना अब एक तरफ शर्माई बैठी बच्चियों की तरफ मुतवज्जा हुई, जो उसकी तवज्जा पाते ही एक तरफ सिमट गई थी। माँ के इशारे पर आमना के पास आई। आमना ने उनको पास रखे शॉपर में से खिलौने और खाने पीने की चीजें निकाल कर दी, जबकि दूसरा शॉपर नाज की तरफ बढ़ाया था, जिसमें नाज और उसके खामद और बच्चों के कपड़े थे। 2-3 घंटे गुजार कर जब वो वापस जा रहे थे तो किसी हद तक उनके दिल मुत्तमिन थे। जलाल ने बहन को 10,000 रुपए दिए थे, जो उसने बहुत इसरार के बाद ले लिए थे। बहन की पुरजोर फरमाइश पर उन्होंने नाज के हाथ के बने हुए दाल चावल बड़ी रुगबत से खाए थे। और तो और अब बच्चियां भी आमना और जलाल से मानूस हो गई थी। आते हुए जलाल ने शकील से कहा था अगर वो बैठकर काम करने के काबिल है तो कल से उसकी शॉप पर आ जाए। उसे बहुत दिनों से एक हेल्पर की जरूरत थी, क्योंकि काम बहुत भर गया था और फोटो कॉपीज करने के लिए उसे खुद बैठना पड़ता था। तो नोट्स और दूसरी स्टेशनरी की खरीदो फरोख्त का काम तातुल का शिकार हो जाता था। शकील ने भी खुश दिली से हामी भर ली थी। क्या कहती हैं आप अम्मा जी? सिद्रा चची अम्मा जी की राय जानने को मुंतजिर हुई। देख लो बहू, जैसे मुनासिब समझो। फैसले का हक फिर भी माँ बाप को ही होना चाहिए। मियाँ से मशवरा कर लो, बच्ची से भी पूछ लो, फिर जैसे दिल करे वैसे कर लो। सिद्रा चची तो अम्मा जी के इस तरह दामन बचाने पर परेशान हो गई। ये क्या बात हुई अम्मा जी? आपको पता है इस घर का कोई बड़ा फैसला हो या छोटा, वो हमेशा आप ही करती आई हैं, और इस तरह पहलू बचाकर हमें पराया तो ना करें। सिद्रा चची ने अम्मा जी के घुटने पर हाथ रखकर पूरे खलूस के साथ कहा। पराया नहीं कर रही बहू, बस जमाने और हालात की बदलती सूरत ने थोड़ा मुहतात कर दिया है। अम्मा जी ने तवील सांस ली। युशरा का रिश्ता बड़े चाव से मैंने किसी से भी पूछे बगैर खुद ही कर दिया था। हाँ, बच्ची की रजामंदी जरूर ली थी। फिर इसके बाद जो कुछ हुआ सबके सामने ही है। ऐसे ही शजर और मोहत की मिसाल तुम्हारे सामने है। क्या सोचे बैठे थे और क्या हो गया? दिल ही डर गया है अब तो। वो संजीदा हुई थी। अम्मा जी, हमारा तो ईमान है ना कि अज़ल से कातिबे तकदीर ने जो लिख दिया है वो हमें मिलकर रहेगा। इसमें आप क्यों अपने आप को कसूरवार कह रही हैं?
फजर की, अब्बा की मसरूफियात आप जानती हैं। 6 माह से फिर शक्ल नहीं दिखाई। दुबई ब्रांच को ही संभाल कर वही के हो रहे। हफ्ते में एक बार मुश्किल से बात हो पाती है उनसे। जिक्र किया तो उल्टा मुझ पर ही बिगड़ने लगे कि पहले इस किस्म की घरेलू बातों में दखल अंदाजी दी है मैंने। अम्मा जी बैठी है ना घर की बड़ी, वही करेंगी जो भी फैसला होगा। युशरा ने भी लड़के की तरफ से हर तरह की तसल्ली कराई है, और वो गैरों का घर तो है नहीं कि ज्यादा पूछ गुछ करते फिरें। अब आप बताएं फिर क्या करना है? ठीक कहती हो बहू, घर का देखा भाला बच्चा है। मैं एक बार इस्तिखारा कर लूं, तुम भी बच्ची से पूछ लो। इस्तिखारा का जवाब आने के बाद देखते हैं क्या करना है। अब की अम्मा जी की आवाज में नरमी धार आई थी। फिर आपने कोई जवाब नहीं दिया शजर? मैं कितने दिन से आपकी कॉल का इंतजार कर रहा हूँ। या फिर मैं ये समझूं कि मेरी बात आपके नजदीक वैल्यू ही नहीं रखती? या फिर वो कहते हुए रुका। या फिर क्या? शजर ने सुकून से पूछा। उमैर से मुलाकात के बाद ये तकरीबन 10 दिन बाद की बात थी, जब उमैर ने उससे खुद राब्ता किया था, क्योंकि जो बात वो उसे बता कर गया था, उसके सुनने के बाद तो शजर उल्टा सुकून में आ गई थी, बजाय परेशान होने के। हालांकि ये आसानी से हजम करने वाली बात थी, ना ही सुनकर चुप करके बैठ जाने वाली। और उसका ऐसा ठुस रवैया देखकर ही उमैर चौंक गया था। या फिर जो मैंने आपके बारे में सुना है वो सच है शायद। आपने तो नहीं बताया, लेकिन देख लें, तारने वाले भी कयामत की नजर रखते हैं। क्या नहीं बताया मैंने? और कयामत की नजर रखने वालों ने क्या तार लिया? उसने इसी तरह पुरसुकून में पूछा। यही कि आप किसी फैसल नामी बंदे में इन्वॉल्व हैं, और वो भी। आपने तो शायद हालात से समझौता करके मुझे कबूल कर लिया, मगर फैसल अभी तक आपको नहीं भूला, और अगर आप उसे ना मिले तो शायद वो अपनी जिंदगी से हाथ धो बैठे। उमैर की आवाज में हल्की सी नागवारी धार आई थी, जबकि शजर को अपना दिमाग सुन होता महसूस हुआ था। उस पल ये सोचकर उमैर ना जाने उसे कैसी लड़की समझ रहा था। और आप बता सकते हैं कि इस किस्म की फजूल बातें मेरे बारे में आपसे किसने की हैं? वो सुलग कर बोली। देखिए उमैर, मुझे नहीं पता आपको ये आधी अधूरी मुबहम बातें मेरे बारे में किसने बताई हैं, लेकिन मैं इतना जरूर जानती हूँ कि अधूरी बात पूरा शक पैदा करती है, और शक जहन को आलूदा करता है। इससे पहले कि आपका जहन मेरे हवाले से किसी आलूदगी का शिकार हो, मैं ये बात आपको वाज़िया तौर पर बता दूं कि हमारे घर में शादी से पहले लड़के और लड़की को पूरा हक दिया जाता है कि वो अपने होने वाले जीवन साथी के हवाले से खुलकर अपनी राय का इजहार करे। और फैसल नामी लड़के के प्रपोजल के होते हुए मैंने आपके रिश्ते के लिए हाँ की है, तो इसी से आप समझ लें कि मेरी इसमें कितनी इन्वॉल्वमेंट हो सकती है। बाकी इसके बारे में मैं ये सुनने या जानने में बिल्कुल दिलचस्पी नहीं रखती कि वो क्या चाहता है। इसके अलावा आपने अपने बारे में मुझे जो कुछ बताया, इसके बावजूद मैं आपसे शादी पर रजामंद हूँ। तो ये भी तो हो सकता है कि उसी फैसल से छुटकारा पाने के लिए ही मैंने इस प्रपोजल पर हामी भरी हो, और मैं कभी भी इस रिश्ते से पीछे हटना नहीं चाहती, क्योंकि नया रिश्ता भले वो तय 2 लोगों के माबैन होता है, मगर इसमें 2 खानदानों की इज्जत, जज्बात और एहसासात जुड़े होते हैं। आखिरी बात में जिस बात में दिलचस्पी नहीं रखती, इस बारे में आज तो आपकी ये बात सुन ली है, आइंदा नहीं सुनूंगी। कती लहजे में कहकर जिस पल उसने कॉल मुनक़ता की थी, उसका चेहरा गुस्से से सुर्ख हो रहा था और हाथ कांप रहे थे। दूसरों की राह में कांटे बोकर तुम अपने लिए कैसे खुशियों की फसल मिलने की तवक्का रखती हो आयत? उसने बेहद दुख से सोचा। उस दिन आयत का बहुत दिन बाद सबके साथ, खुसूसन उमैर के साथ हंसी खुशी मिल बैठना उस वक़्त खटका था, आज पूरी तरह समझ में आ भी गया था। ना जाने ऐसी कौन सी कमजोरी है तुम्हारी फैसल के हाथ कि तुम जबरदस्ती मुझे उसकी जिंदगी का हिस्सा बनाने पर बाजिद हो। तुम्हारी मर्जी पर मैंने मोहर से अलहदगी के फैसले को कबूल कर लिया था आयत, मगर मेरी जिंदगी का हर फैसला तुम करोगी। अगर तुम ये समझती हो तो तुम्हारी बहुत बड़ी भूल है। ख्यालों ही ख्यालों में वो आयत से मुखातिब थी।